हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज जो हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में वो है ITR 4 पे। न्यू ITR 4 जो आपका फाइनेंशियल ईयर 1920 यानी कि लास्ट ईयर के लिए अवेलेबल हो गया है। काफ़ी इंतज़ार के बाद 5 जून को अवेलेबल हो गया है आपका ITR 4 दोनों ही मोड में, यानी कि ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड जो जावा यूटिलिटी या एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू आप लोग फिल करते हैं उस मोड में भी, और ऑनलाइन मोड यानी कि लॉगिन करके जो हम लोग इनकम टैक्स की साइट पे ही जो फाइल करते हैं वो मोड में भी आ गया है। सबसे पहले इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कौन कौन से वो लोग हैं, कौन कौन से वो लोग हैं जो ITR 4 सुगम का फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले वो रेसिडेंट होने चाहिए और इंडिविजुअल HUF पार्टनरशिप फर्म, बट पार्टनरशिप फर्म में से इसमें LLP को हटा दिया गया है। तो यानी कि अगर आप LLP हैं तो आपके लिए फॉर्म ITR 4 अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है आपका टर्नओवर, यानी कि टर्नओवर जो है आपका 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपके टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रोफेशनल का मतलब CA CS वगैरह जो है, IT प्रोफेशनल्स जो होते हैं, टेक्निकल जो प्रोफेशनल करते हैं, या लॉयर्स वकील वगैरह जो होते हैं, उनके लिए 50 लाख का यहाँ पे लिमिट दिया गया है। और अदर पर्सन्स जो हैं उनके लिए 2 करोड़ का दिया गया है लिमिट। तो अगर आप ऑडिट नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि ऑडिट की लिमिट क्या है, ऑडिट की लिमिट है 1 करोड़, और अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर चली गई है और अब आप ऑडिट भी नहीं करवा रहे हैं तो आप 44 AD का फायदा उठा सकते हैं, यानी कि ITR 4 फाइल करके अपनी प्रॉफिट जो परसेंटेज है वहाँ पे 8% या 6% वहाँ मेंशन करके आप ये इस फॉर्म का फायदा उठा सकते हैं और इस सेक्शन का फायदा उठा सकते हैं। इस सेक्शन में इस फॉर्म से कौन कौन लोग फाइल करते हैं, तो जो लोग 44 AD इनकम टैक्स का सेक्शन है ये, जहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि वो कौन कौन से लोग हैं जो इस सेक्शन का फायदा उठा सकते हैं। 44 AE ट्रांसपोर्टर वाले लोग, जिनको लिमिट किया गया है कि उनको सर्टेन नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट रखना पड़ेगा तभी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो 44 AE वाले लोग और 44 ADA यानी कि ये प्रोफेशनल्स लोग, ये लोग जो थे प्रोफेशनल्स वाले, ये लोग 44 ADA में आते हैं। तो ये अगर इस 3 सेक्शन में आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस फॉल हो रहा है, तो आप ITR 4 सुगम का फायदा उठा सकते हैं। ITR 4 में सिर्फ सिंगल हाउस प्रॉपर्टी का ही जिक्र किया गया है। तो यानी कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा घर गए हाउस प्रॉपर्टी है तो आपको फिर अदर ITR यूज करना पड़ेगा, यानी कि ITR 3 यूज कर सकते हैं आप, या अगर आप LLP वगैरह है तो ITR 5 यूज करना पड़ेगा आपको। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ऊपर है तो आप ITR 4 का फायदा नहीं उठा सकते, यानी कि अगर आपकी इनकम 5000 से नीचे है तो आप एलिजिबल हैं। ड्यू डेट क्या है ITR 4 फाइल करने की? नवंबर 30, 2020। वैसे नवंबर 30, 2020 जो है सभी ITRs के लिए, यानी कि सभी पर्सन्स के लिए, जो भी बिजनेसमैन हैं, सैलरीड पर्सन हैं, हर किसी केस में सारी की सारी डेट्स बढ़ा के उसको 31 जुलाई वाली या 30 सितंबर वाली सबको बढ़ा करके 30 नवंबर 2020 कर दिया गया है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि अब कौन कौन से वो लोग हैं जो फाइल नहीं कर सकते हैं ITR 4। तो एक तो पीछे हमने देख लिया कि अगर वो सारे लिमिट्स अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो आप नहीं फाइल कर सकते हैं, और दूसरी ये लिमिट्स है कि अगर आपकी इनकम सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, अदर सोर्स से या PGBP सभी को मिलाकर 50 लाख को क्रॉस कर रही है तो आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते, फिर आपको कोई और ITR चूज करना पड़ेगा। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो आप ITR 4 का फायदा नहीं ले सकते। अगर आपने किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है सॉरी, अगर आपने किसी इन्वेस्ट किया है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में
तो आपको ये ITR 4 का फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको कोई अदर ITR चूज करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई ब्रॉड फॉरवर्ड इनकम लॉस है या आप कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी के सोर्स से, तो आपको ITR 4 का फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप ITR 1 से लेकर 7 तक में कोई और ITR चूज करना पड़ेगा। आपका जो स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग आप ITR चूज कर लीजिए। डेट्स एक बार आप फिर से देख लीजिए, 30 नवंबर 2020 तक है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं अब इसमें कि कैसे ITR 4 हम लोग फाइल करें और क्या क्या चेंजेस जो हैं, जो इम्पोर्टेंट चेंजेज आए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट चेंजेज हैं जो ज़रूर आप लोगों को देखना चाहिए। तो जब हम लॉगिन करते हैं नॉर्मली, तो लॉगिन करने पे ये आपका यूजर आईडी, और यूजर आईडी क्या होता है, आपका पैन होगा, और पासवर्ड के साथ हम लॉगिन करते हैं तो ये पेज आता है, जिस पेज पे आपको कंटिन्यू करके आगे चलना होता है। और अगर आपको ये मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या आपका एड्रेस चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज करके और अपडेट जैसे ही करेंगे तो आपको OTP मोबाइल पे और ईमेल पे आएगा, जिसे आप डालकर यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको स्किप करके और आगे जा सकते हैं। जैसे स्किप करके आप आगे जाएंगे, आपका ये मेन पेज, होम पेज जो है ITR का, वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न वो ब्लिंक करता रहता है, आपको पता है। वहाँ पे क्लिक करने पे अब जब आप आगे जाएंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा, जहाँ पे आपको पैन तो पहले से ही आ रहा होगा, आपको चूज करना है असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। ITR 4 चूज करना है। अभी 2 ITR आ गए हैं, ITR 1, ITR 4, तो आप ध्यान से उसको ITR 4 चूज कीजिए। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है ओरिजिनल रिवाइज रिटर्न का, आप जैसे चूज करेंगे तो आगे यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन और XML फॉर्मेट। यानी कि जो लोग इनकम टैक्स की वेबसाइट से ही फाइल करना चाहते हैं वो प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन का ऑप्शन चूज कर लेंगे, और जो लोग जावा यूटिलिटी या एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू फाइल करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है XML अपलोड का ऑप्शन चूज करना होगा। हमने अभी प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन का ऑप्शन चूज किया है तो हमारे पास ये ओपन होके आ गई है। यहाँ पे बैंक की सारी डिटेल आ गई है। तो इन सभी बैंकों में से जितने भी आपके बैंक पिछले साल में आपने उसमें दिए होंगे, उसमें से आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि अगर आपका कोई TDS कटा है या आपका कोई एडवांस टैक्स आपने पे किया है और उसमें से रिफंड आपका कैलकुलेट हो रहा है, तो आप इन किसी भी जो आपका प्री वैलिडेटेड उसमें से किसी एक अकाउंट को आप टिक लगाइए यहाँ पे, और टिक लगाने के बाद आप यहाँ कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपका ये ITR 4 फॉर्म ओपन हो गया है। यहाँ ऊपर में ही लिखा हुआ है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फॉर इंडिविजुअल HUF फर्म्स अदर देन LLP बीइंग ए रेसिडेंट, यानी कि रेसिडेंट के लिए टोटल इनकम जिसकी अप टू 50 लाख है, और जिनका बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम जो जिनका है 44AD, 44AD और 44AD AE में कवर हो रहे हैं बिजनेस प्रोफेशन जिन लोगों की। और जो लोग फाइल नहीं कर सकते हैं उनका भी नाम यहाँ दिया गया है, नॉट फॉर इंडिविजुअल हु इज ईदर डायरेक्टर इन कंपनी और एज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अभी ITR 4 के सारे फॉर्म के टैब जनरल इन्फॉर्मेशन सभी में होते हैं, इनकम डिटेल, बिजनेस प्रोफेशन के डिटेल, टैक्स डिटेल, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन। ये जो आपका टैब है शेड्यूल DI, ये एक न्यू टैब है, और शेड्यूल D, शेड्यूल 80D, यानी कि जो सेक्शन 80D में था जहाँ पे आप मेडिकल इंश्योरेंस की डिटेल डालते थे प्रीमियम की, अलग से एक टैब आ गया है, यहाँ पे आपको फिल करना है। 80G ये डोनेशन के लिए पहले से ही टैब होती थी, जो कि अभी भी वहाँ है। जनरल इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस सारा का सारा, आधार नंबर, आधार एनरोलमेंट ID, और स्टेटस में क्या था, इंडिविजुअल। मैंने अभी क्योंकि पैन इंडिविजुअल का डाला हुआ है तो ये इंडिविजुअल अभी यहाँ पे सेलेक्ट हुआ है। अगर मैं फर्म का पैन डालता हूँ तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में जाके और आपको फर्म अपने आप वो चूज हो जाएगा।
आधार नंबर डालना है, या अगर नहीं है तो इनरोलमेंट आईडी। विदाउट इसके आप फाइल नहीं कर सकते, वो एरर शो करने लगेगा। मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, ईमेल एक मैंडेटरी है। यहाँ पे आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट चूज करते हैं कि गवर्नमेंट का है या पब्लिक PSU है या अदर है या नॉट एप्लीकेबल है। यहाँ पे आपको ऑप्शंस आते हैं, तो आप ऑप्शन यहाँ चूज कर सकते हैं। और फाइल एज यहाँ पे आपको चूज करना है 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट, क्योंकि हम लोग 30 नवंबर से पहले फाइल कर रहे हैं, तो हर केस में ये 139(1) ही चूज होगा अभी। अब इसके बाद एक न्यू इसमें चेंजेज आए हैं जो ITR 1 में भी थे और ITR 4 में भी है, और होपफुली जो आगे ITR जो भी आएंगे ITR 2, 3, 4, 5, 2, 3 उनमें भी ये चीज रहेगा। ये बिल्कुल न्यू यहाँ पे इंसर्ट किया गया है। अब ये यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ, अगर आपकी इनकम नील है, यानी कि आपकी इनकम 0 भी है, 2.5 लाख से कम भी है, तो भी आपको फॉर्म ITR का फॉर्म फाइल करना है। और वो 3 केसेस दिए गए हैं, ये 3 केसेस दिए गए हैं जहाँ पे आपको ये बताया गया है कि अगर आपने ये लिमिट्स क्रॉस किए हैं, नीचे के जो 3 लिमिट हैं, अगर आपने ये लिमिट्स क्रॉस किए हैं तो आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपकी इनकम 0 भी है या 2.5 लाख से कम भी है, जब आपको 2.5 लाख से कम में ITR नहीं फाइल करना होता है, बट अगर आपने नीचे की ये 3 जो दिए गए हैं इनमें से किसी भी लिमिट्स को क्रॉस किया है तो आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अब लिमिट्स क्या है? पहले लिमिट है कि अगर आपने अपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट किया है पिछले साल में, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 में अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा सारे के सारे करंट अकाउंट मिला के, आपके जितने भी करंट अकाउंट हैं उन सबको मिला के अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट किया है, तो यहाँ पे आप उसको यहाँ पे पहले तो सेलेक्ट कीजिए यस, और यस करने के बाद आपका ये ऑप्शन खुल जाएगा और अमाउंट आपको डालना होगा, कितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है, और यहाँ पे आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। फिर दूसरा क्या है इसका लिमिट? दूसरा लिमिट है कि अगर आपने विदेश जाने के लिए, फॉरेन ट्रेवल के लिए आपने 2 लाख से ज़्यादा रुपए खर्चा किए हैं फॉरेन ट्रेवल कंट्री में, फॉरेन कंट्री के ट्रेवल के लिए अगर आपने 2 लाख से ज़्यादा अपने लिए या किसी अदर पर्सन के लिए अगर आपने खर्चा किया है, तो आपको यहाँ पे ये सारा का सारा ये फाइल करना पड़ेगा और आपका इनकम नहीं देखा जाएगा। आपकी ये लिमिट्स अगर क्रॉस हो गए हैं तो आपको मैंडेटरी हो जाएगा फाइल करना ITR। तीसरा लिमिट है आपका, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपने 1 लाख से ज़्यादा पे किया है फाइनेंशियल ईयर 19-20 में, तो आपके लिए ITR फाइल करना मैंडेटरी हो गया है। और उसका अगर आपने किया है तो यहाँ पे यस सेलेक्ट कीजिए और फिर उसका अमाउंट यहाँ पे लिखना है। तो इन तीनों ही केस में अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कीजिए और अमाउंट आपको बिल्कुल फिल करना है। तो एक न्यू चीज़ है जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आपकी इनकम 0 भी है, अगर आपकी इनकम बिल्कुल नील है, 0 है, 0, फिर भी आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी हो गया है। चलिए देखते हैं आगे और क्या क्या चेंजेस हैं। इनकम डिटेल्स, इसमें सबसे पहले बिजनेस एंड प्रोफेशन का, तो आपको इसकी वैल्यू E8 ऑफ शेड्यूल BP यानी कि यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाते हैं, ये कॉलम आपको अपने आप फिल हो जाता है। ग्रॉस सैलरी की डिटेल आप दीजिए, परक्विजिट की डिटेल, अलाउंस आपके कौन कौन से एग्जेम्प्ट हैं, HRA वगैरह जो भी एग्जेम्प्ट है वो यहाँ पे फिल कीजिए।
नेट सैलरी आएगी, उसके बाद डिडक्शन 16 का, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपका 50,000 का है, इंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स और इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी यहाँ पे आपको आ जाएगी, जो कि आपका कह रहा है कि आप अगर आपके सैलरी इनकम आई है तो आप शेड्यूल TDS 1, जब TDS की आप फॉर्म 16 से अपने आप वहाँ से आ जाएगा या आपको वहाँ फिल करना होगा TDS का डिटेल। दूसरा आपका इनकम हाउस प्रॉपर्टी से, ग्रॉस रेंट कितना आया, टैक्स पेड, एनुअल वैल्यू उसकी 30% डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल। अगर आपने लोन ले रखा है तो लोन का जो इंटरेस्ट आपने पे किया है लास्ट ईयर में उसका यहाँ पे डिटेल। एरियर्स कोई रेंट मिला है तो यहाँ पे डालिए और इनकम चार्जेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी आपका ये आ जाएगा। और चौथी जो इनकम है वो है अदर सोर्स की। अदर सोर्स का इनकम आपका यहाँ पे अगर आपकी कोई बैंक से इंटरेस्ट है, सेविंग बैंक से या FD से या फैमिली पेंशन है जो आपको मिल रहा है, तो नेचर ऑफ इनकम यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे अमाउंट डिनोट कीजिए उसका। और उसके बाद आती है फैमिली पेंशन के केस में जो आपको डिडक्शन मिल जाता है वो डिडक्शन यहाँ पे आप क्लेम कीजिए और नेट अमाउंट आपको फाइल करना है। यानी कि यहाँ पे 4 तरह के इनकम आता है। यहाँ पे कौन सी इनकम नहीं है? कैपिटल गेन। अगर आपने कोई लैंड बिल्डिंग सेल परचेज किया है या कोई शेयर सिक्योरिटी वगैरह सेल परचेज किया है और उस पर कैपिटल आया है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह जैसे होते हैं, अगर उस पर कैपिटल गेन आया है या लॉस आया है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, कोई और फॉर्म आपको चूज करना पड़ेगा। यानी कि 4 तरह के इनकम है, कैपिटल गेन यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। आपका इनकम चारों सोर्स से हो गया टोटल इनकम। अब टोटल इनकम में से हम लोग डिडक्शंस देते हैं 80C का, 80D का, 80E वगैरह, 80G, GG, TTA जो आपका सेविंग बैंक पे आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे एक ये पार्ट जो है ऐड किया गया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है, इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए कि अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट्स या पेमेंट्स जो आप लोग LIC वगैरह, डिफर्ड एन्युटी वगैरह, जो कंट्रीब्यूशन टू PF वगैरह जो आप करते हैं TC में या किसी और भी सेक्शन में TD में वगैरह करते हैं, आपने 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक किया है। यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, अगर आप चाहते हैं कि उसका हम क्लेम 1920 में ले, यानी कि पिछले साल में ले लें, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए ऑप्शन यस का और यहाँ पे फिल करते जाइए। और आप जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट यस का ऑप्शन करेंगे, आपको लास्ट में जो शेड्यूल DI था वो DI इसी के रिगार्डिंग है कि आपने कौन कौन से इन्वेस्टमेंट जो हैं वो 31 मार्च 2020 से पहले किए हैं और 1/4/2020 से लेकर 30/6/2020 तक किए हैं। तो अगर यहाँ पे आप यस करेंगे तो वो आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी टाइम भी है आप लोगों के लिए, 30/6/2020 तक है। तो आज से भी कम से कम 20 दिन आपके पास टाइम है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लास्ट ईयर में आपकी इनकम बन रही है, आपका टैक्स बन रहा है और उस टैक्स को कम करना चाहते हैं और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास अभी भी 20 दिन का टाइम है, आप उसको कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 80U वगैरह का ये डिडक्शन दे करके जब आपका टैक्सेबल इनकम आएगा, टैक्सेबल इनकम के बाद आपका ये टैक्स पेएबल जो कि अपने आप कैलकुलेट हो जाता है, टैक्स पेएबल रिबेट 87A और रिलीफ अंडर 89 जो है आपको मैनुअली यहाँ पे फिल करना होता है, जो कि आपके 10E में फॉर्म में गया होता है। उसके बाद आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन अगर है कुछ तो फी अंडर सेक्शन 234F 30 नवंबर के बाद आने लगेंगे। 30 नवंबर के बाद यानी कि जब आपके ड्यू डेट खत्म हो जाती है, अगर उसके बाद आप फाइल करते हैं तो आपको फी 234F का फी आपको भरना पड़ता है और उसके बाद आपके टोटल
टोटल यहाँ पे टैक्स आ जाएगा, सारे टोटल टैक्स इंटरेस्ट वगैरह मिला के टैक्स आ जाएगा। हमने इनकम डिटेल में, इनकम डिटेल जो था हमारा, यहाँ पे हमने देखा था फर्स्ट में ही, यहाँ पे फर्स्ट में हमने देखा था इनकम डिटेल में कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और उसका वैल्यू कहाँ इंटर करना है आपको, E8 ऑफ शेड्यूल बीपी। चलिए अब शेड्यूल बिजनेस प्रोफेशन का देखते हैं कि वहाँ आपको क्या क्या फाइल करना, वहाँ आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है। शेड्यूल बिजनेस और प्रोफेशन में सबसे पहले आपका बिजनेस का नाम, आपका बिजनेस का कोड और उसका डिस्क्रिप्शन, क्या आप बिजनेस कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, ग्रॉस टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट आपको यहाँ पे भरनी होती है। अगर आपका अकाउंट पे चेक या बैंक से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से आपके, यानी कि बैंकिंग के थ्रू अगर आपका सारा का सारा टर्नओवर आया है, रिसिप्ट आया है, तो यहाँ पे आप फाइल कीजिए। और अदर देन दूसरे मोड में अगर आया है तो यहाँ पे फाइल कीजिए, यानी कि कैश में या बेरर चेक वगैरह के द्वारा अगर आपको यहाँ पे पेमेंट हुआ है तो आप एनी अदर मोड बी में भरिए। अगर आपका सारा का सारा, जैसे आप भीम से या पेटीएम से, इन सबको भी कंसीडर किया जाता है बैंक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, क्लियरिंग सिस्टम्स के, या प्रेस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड में उनको लिया गया है। फ़ोन पे वगैरह से अगर आप अपना पेमेंट लेते हैं अपने कस्टमर से तो ये सारे के सारे इसमें कैलकुलेट होंगे। अब ये दो अलग अलग क्यों दिया गया है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे, अगर आपकी इनकम सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग चैनल से आई है तो आपको सिर्फ 6% उस पर इनकम कैलकुलेट करना होगा। आपकी इनकम जो है सिर्फ 6% ही बनेगी, और अगर आपके एनी अदर मोड से किया है तो आपको फिर 8% आपका जो यहाँ पे अमाउंट जो भी आएगा उसका 8% आपकी इनकम बन जाएगी। तो बेटर क्या है कि आप अपना इलेक्ट्रॉनिक मोड से पैसे लें और 2% का जो यहाँ पे इनकम आपको छूट मिल जाएगी, क्योंकि ये प्रमोट करने के लिए दिया गया था, जो कि पेटीएम, भीम पे वगैरह से आप लोग लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज करें। दूसरा क्या है, प्रोफेशनल्स के लिए। ये तो बिजनेस था जो कि 44 AD में आ जाते हैं सेक्शन, जो पहले भी हमने पढ़ा था। इनके लिए क्या लिमिट्स थी, 2 करोड़ की, ठीक है। दूसरा क्या है, 44 ADA, प्रोफेशनल्स, जो CA, CS, टेक्निकल लॉयर्स जो भी हैं, आर्किटेक्चर्स वगैरह, इंटीरियर डिजाइनर्स वगैरह, और अब आर्टिस्ट भी, एक्टर्स भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो इनके लिए क्या लिमिट्स हैं, 50 लाख टर्नओवर, ठीक है। उनके लिए भी नेम ऑफ बिजनेस, बिजनेस कोड सेलेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन लिखिए। ग्रॉस रिसिप्ट, तो यहाँ पे अलग अलग नहीं किया गया है, यहाँ पे बैंकिंग से भी या कैश से भी सबको एक साथ लेना है। बैंक से आया हुए, कैश से आया हुए, सारे के सारे यहाँ पे। और आपका इनकम कितना होगा, 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट। जो भी रिसिप्ट है उसका 50% आपका बन जाएगा इनकम। यानी कि अगर आपके टोटल रिसिप्ट 20 लाख हैं तो आपके इनकम बन गए 10 लाख, और आप 10 लाख पे अपना टैक्स जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो आप फाइल कीजिए। जो तीसरी कैटेगरी थी वो थी ट्रांसपोर्टर, यानी कि गुड्स कैरेज वालों के लिए। उनके लिए क्या था, 44 AE सेक्शन। उनके लिए यही बिजनेस कोड सेलेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भरिए। और यहाँ पे क्या करना है आपको, जो जो आपके गुड्स कैरेज हैं उसके रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या लीज पे लिया था आपने, कितनी कैपेसिटी है, क्योंकि इस कैपेसिटी के बेस पे अब आपका जो इनकम है, देखिए यहाँ पे 1000 रुपया पर टन पर मंथ इन केस ऑफ टन एक्सी 12 MT, और एल्स 7500 पर मंथ। तो कैपेसिटी के बेस पे, तो ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। कैपेसिटी के बेस पे आपका प्रिजेंटिव इनकम यहाँ पे कैलकुलेट होता है, और पर मंथ होता है तो आपको नंबर ऑफ मंथ भी यहाँ पे मेंशन करना है कि कितने मंथ आपने उसको यूज किया है।
सो दैट कि यहाँ पे आपका जो 1000 पर टन पर मंथ आता है तो पर टन यहाँ से और पर मंथ यहाँ से कैलकुलेट हो जाए। आपकी इनकम यहाँ आ गई प्रिजम्पटिव। 44 AE में जो लोग हैं उनके लिए एक और यहाँ पे दिया गया है डिडक्शन, वो है सैलरी एंड इंटरेस्ट का। अगर आपकी इनकम 44 AE में आपने प्रिजम्पटिव इनकम दिया है तो आपको सैलरी और इंटरेस्ट पार्ट, जो भी पार्टनर हैं, अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो उनको अलाउ हो जाता है अलग से एक्स्ट्रा, जो कि आपको 44 AD में अलाउ नहीं होता। 44 ADA में कोई भी एक्सपेंस अलाउ नहीं होता, आपकी इनकम और उस पर कैलकुलेट किया गया। 44 AD में जैसे 8% 6% है, या 44 ADA में प्रोफेशनल के केस में 50%, उसमें से कोई भी एक्सपेंस, किसी भी प्रकार का और एक्सपेंस आपको वहाँ से माइनस नहीं होगा। लेकिन आपके जो डिडक्शंस हैं, क्योंकि वो एक्सपेंस नहीं होते, यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होती है कि एक्सपेंस वो हो जाता है, वो एक्सपेंस नहीं है, वो डिडक्शंस है। जो आपने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उसका डिडक्शन आपको उस 6% 8% कैलकुलेट होने के बाद मिल जाता है। अब एक इन्फॉर्मेशन जो है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट जो आपने ऊपर डाली है उसके रिगार्डिंग, अगर आपके पास GST है, यानी कि अगर 20 लाख से टर्नओवर आपका क्रॉस किया हुआ तो आपको GST लेने की जरूरत पड़ती है। और अगर आपके पास GST है तो यहाँ पे आप GSTN मेंशन कीजिए, और यहाँ पे टोटल जो आपने GSTR 3B में जो भी टर्नओवर फाइल किया है पूरे साल में, यहाँ पे आप मेंशन कीजिए टोटल टर्नओवर पूरे साल का। आइए नीचे देखते हैं, जो फॉर्म में बिजनेस प्रोफेशन का जो BP का जो टैब है, उस टैब में सबसे नीचे ये आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट ITR में होती है, जो कि आपको 31 मार्च 2020 के डेट पर देनी होती है। कि पार्टनर्स या मेंबर का कैपिटल कितना है, सिक्योर्ड लोन अगर है कोई, अनसिक्योर्ड लोन, कोई एडवांस है, क्रेडिटर, लाइबिलिटी, ये सारे के सारे बैलेंस शीट के पार्ट हैं। एक पार्ट आपका ये हो गया लाइबिलिटी साइड, और ये जो पार्ट है आपकी एसेट साइड की, ठीक है, ये लाइबिलिटी साइड। और ये एसेट्स पार्ट, ठीक है। तो आप एसेट लाइबिलिटी साइड में से कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, एडवांसेस अगर आपने किसी से लिए हैं तो सैंडी क्रेडिटर आपका क्या है, और दूसरी लाइबिलिटी आपकी क्या है, टोटल मिला के यहाँ पे। और जो दूसरा पार्ट है एसेट साइड में आपके एसेट्स, फिक्स एसेट्स, स्टॉक, डेटर, बैलेंस विथ बैंक, कैश, लोन एंड एडवांस अगर किसी को दिया है आपने, और दूसरे सारे एसेट्स, वो टोटल मिला के यहाँ पे ये अमाउंट और ये अमाउंट आपका दोनों मैच होना चाहिए, यानी कि बैलेंस शीट के दोनों भाग मैच होने चाहिए। आगे टैक्स डिटेल में ये नॉर्मल ही है, अगर आपका फॉर्म 16 है तो यहाँ से 10 एम्प्लॉयर का नाम, टोटल सैलरी और टैक्स कितना डिडक्ट हुआ यहाँ पे। ऑटो भी आ जाता है वो, अगर ऑटो नहीं आता है तो आप यहाँ मैनुअली फाइल कर सकते हैं। जो सेकंड है आपका बिजनेस प्रोफेशन में, अगर आपको फॉर्म 16A इशू हुआ है, यानी कि अगर आपकी TDS डिडक्ट हुई है किसी और केस में सैलरी के अलावा, तो यहाँ पे आपको वो सारा का सारा डिटेल यहाँ पे भरना है। हेड्स ऑफ इनकम भी चूज करना होता है यहाँ पे, अब जो लास्ट ईयर से ये आ गया है कि कौन से इनकम, अदर सोर्स है या बिजनेस प्रोफेशन है, तो यहाँ पे हेड्स ऑफ इनकम भी आपको चूज करने हैं। यहाँ पे आ गया आपका फॉर्म 16C, जो कि आपका रेंटर, जो लास्ट ईयर से इंक्लूड हो गया है कि 5% रेंटर डिडक्ट करेगा अगर उसके रेंट 50,000 से ज़्यादा है। तो अगर वो रेंटर ने आपका, टेनेंट ने आपका TDS डिडक्ट किया है तो यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद TCS, अगर आपका TCS डिडक्ट हुआ है, जैसे कि TCS बहुत सारे लोगों को पता होगा कि अगर आप 10 लाख के ऊपर का कोई भी व्हीकल खरीदते हैं 4 व्हीलर, तो आपका TCS डिडक्ट हो जाता है। तो उस केस में वो उसका डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देना है।
और इन सब के बावजूद अगर आपका कोई टैक्स बन रहा है, जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स अगर आपने दिया है या एडवांस टैक्स आपने डिपॉजिट किया है, उसकी डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। नेक्स्ट जो आपका टैब है टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, ये तो सारे अपने आप आ जाएंगे, जैसे आप पीछे के सारे भरेंगे ये सारे के सारे आपको अपने आप आ जाएंगे। टोटल टैक्स और आपने पेड जो किया है वो, और टोटल टैक्स पेएबल जो है वो, अगर ये ज़्यादा है ये कम है तो यहाँ पे आपको रिफंड आ जाएगा। अगर ये कम है ये ज़्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स ज़्यादा और फाइल करने की ज़रूरत है। अब उसके बाद बैंक डिटेल, ये जैसे आपने अगर पिछले साल भरा है, फर्स्ट टाइम अगर नहीं फाइल करें, अगर आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो यहाँ पे आपको डिटेल देनी होती है। अगर आपने फर्स्ट टाइम नहीं फाइल कर रहे हैं तो ये अपने आप ही सारे के सारे आपको बैंक डिटेल जो पिछले साल में दिए होंगे आपने, वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाता है। उसमें से एक अकाउंट सेलेक्ट करना होता है, अगर आपका कोई रिफंड बन रहा है तो उस केस में जो हमने स्टार्टिंग में ही सेलेक्ट कर लिया था वो यहाँ पे शो करता है। अगर आपके पास ऑप्शन रहता है फिर भी यहाँ पे चेंज करने का भी, आप चेंज कर सकते हैं। उसका वेरिफिकेशन, नाम आपके फादर्स का नाम और यहाँ पे सेलेक्ट करना है एज ए इंडिविजुअल करना है या रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, और यहाँ आपको पैन नंबर, प्लेस और डेट, और इन सब में से एक ऑप्शन आपको चूज करना होता है। अगर आप तुरंत ई वेरीफाई करना चाहते हैं, मतलब अगर आप आधार प्रीवेटेड बैंक अकाउंट से एट ए टाइम वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करके जैसे प्रीव्यू सबमिट करेंगे तो एक बार प्रीव्यू आएगा, और प्रीव्यू के बाद सबमिट करने के बाद आपके पास OTP आएगी, आप OTP डालिए और आपका ITR ई वेरीफाई होके फुल्ली आपका फाइल्ड हो गया। उसमें आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका रिफंड बन रहा है तो वो रिफंड डिपार्टमेंट CPC जो बेंगलोर है वो प्रोसेस करके आपको आपके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर आपके पास इमीडिएट OTP लेने का ऑप्शन नहीं है तो आप दूसरा ऑप्शन चूज कीजिए कि ई वेरीफाई हम विदिन 120 डेज करेंगे, और ये सेलेक्ट करके आप इसको फाइल कर सकते हैं। अगर आपके पास OTP आती ही नहीं है, यानी कि आपका मोबाइल नंबर कहीं से कनेक्टेड नहीं है, तो आप थर्ड ऑप्शन चूज कर लीजिए और जो चूज करके आप ITR फाइल कर दीजिए, और जो आपका एक्नॉलेजमेंट आता है उसको एक्नॉलेजमेंट को साइन करके आपको फिर इस एड्रेस पे CPC इनकम टैक्स बेंगलुरु को आपको भेजना पड़ेगा विदिन 120 डेज ऑफ डेट ऑफ फाइलिंग। जिस दिन आपने फाइल किया है उससे 120 दिन के अंदर आपको उस एक्नॉलेजमेंट को बेंगलुरु CPC में भेजना होता है। थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारी जानकारियाँ आपको आगे भी अवेलेबल कराता रहूँगा। और अगर आपके पास कोई क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग या किसी और टैक्सेशन के रिगार्डिंग तो आप इस नंबर पे और इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।